नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर उठे सवालों की, संसद में विपक्ष के सवालों में फंसी मोदी सरकार की। देखेंगे एसआईआर पर कैसे एनडीए में ही पड़ गई फूट, राहुल ने सरकार की नीतियों पर उठाए क्या सवाल। देखेंगे जस्टिस वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर बीजेपी को घेरा। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा बोले, सवाल चुनाव आयोग से जवाब बीजेपी दे रही, ये एक अनोखी परंपरा शुरू हो गई है। एमपी सरकार में मंत्री विजय शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने की पद से हटाने की मांग। मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को बताया था आतंकियों की बहन। गुजरात दौरे पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, बोले ये गरीबों की नहीं, उद्योगपतियों और अमीरों की सरकार है। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 539 अंकों की तेजी के साथ 82,726 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 159 अंकों के उछाल के साथ 25,219 पर बंद हुआ निफ्टी। अब ये तो थी सुर्खियां, बात आज की सबसे बड़ी खबर की। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मोदी सरकार के गले की फांस बन गया है। विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर धनखड़ के इस्तीफे का कारण क्या था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने धनखड़ से बात की है और इस बीच नए उपराष्ट्रपति के चुनाव पर भी सभी की नजरें टिक गई हैं। तो कैसे धनखड़ ने मोदी सरकार को फंसा दिया मुश्किल में, देखिए रिपोर्ट। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। विपक्ष का दावा है कि सरकार ने धनखड़ से जबरदस्ती इस्तीफा लिया है और अब इस मामले को लेकर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने चुटकी लेने वाले अंदाज में कहा कि दाल में कुछ तो काला है। सरकार जवाब देना चाहिए, वो क्यों रिजाइन करे, कारण क्या है, इसके पीछे क्या राज है। हमको तो ऐसा दिख रहा है कि दाल में कुछ काला है, नहीं तो उनका हेल्थ भी ठीक है और वो अच्छे हमेशा अपनी वोकैबुलरी को ठीक रखते हैं। लेकिन हुआ क्या, वो हमेशा तो आरएसएस और बीजेपी को इतना डिफेंड करते थे, शायद ही वो खुद आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं करते थे। साफ है विपक्ष ये मानने को राजी नहीं है कि धनखड़ ने इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों के चलते दिया है। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर ऐसे ही गंभीर आरोप लगाए। इन सब के बीच चुनाव आयोग ने कहा कि उसने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और संसद के दोनों सदनों के सांसदों के निर्वाचक मंडल का गठन आरंभ कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारियों की सूची को अंतिम रूप दे रहा है। तैयारियां पूरी होने के बाद जल्द से जल्द उपराष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि धनखड़ को बंगला खाली करने का आदेश भी दे दिया गया है। अब सभी की निगाहें उपराष्ट्रपति के चुनाव पर टिकी हुई हैं। हर किसी को नए उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा का इंतजार है। धनखड़ के इस्तीफे से तो पहले से ही मोदी सरकार मुश्किल में घिरी हुई है और विपक्ष ने दूसरे मुद्दों पर भी उसे घेर लिया है। खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष संसद में चर्चा पर अड़ गया है। सरकार की तरफ से इस पर अभी तक तस्वीर साफ नहीं की गई है, तो वहीं खबर ये भी आ रही है कि वो एसआईआर के मुद्दे पर टकराव को तैयार है, जिससे विपक्ष में अब गुस्सा दिखाई दे रहा है। संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी पिछले 2 दिनों की तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया, जहां विपक्ष ने सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश की। दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्ष और सरकार के बीच तीखे टकराव की वजह से सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित होती रही। इस दौरान बिहार में चल रहे एसआईआर अभियान को लेकर संसद परिसर में विपक्षी दलों ने एक बार फिर मोर्चा खोला। राहुल गांधी और सपा सांसद अखिलेश यादव काले कपड़ों में नजर आए और एसआईआर अभियान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर सीधे आरोप लगाया कि हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किए। हालांकि विपक्ष के तीखे विरोध के चलते दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई कार्यवाही को गुरुवार 24 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया। विपक्ष ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे मुद्दों पर पीएम मोदी की मौजूदगी में चर्चा की मांग की, जबकि पीएम मोदी 23 जुलाई से ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर निकल गए हैं।
अपने विदेश दौरे पर निकलने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन परिसर में मुलाकात की। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने पहुंचे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि संघ प्रमुख जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और विश्वविद्यालयों में इतिहास के प्रोफेसरों की बातों को खारिज करते हैं, जबकि आरएसएस का इतिहास देश के इतिहास से अलग है। कुल मिलाकर बिहार में चुनाव आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण, ऑपरेशन सिंदूर और तमाम मुद्दों पर विपक्षी सांसदों का विरोध जारी है। ऐसे में अब देखना होगा कि 24 जुलाई को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलती है या फिर सरकार और विपक्ष के बीच ये गतिरोध जारी रहता है। एसआईआर का मुद्दा बिहार विधानसभा में भी उठा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मुद्दे पर जेडीयू भी अब विपक्ष के साथ आ गई है। जेडीयू सांसद और विधायक ही एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष भी डिप्टी सीएम पर भड़कते दिखाई दिए। तो कैसे चुनाव आयोग को बचाते बचाते खुद मुश्किल में फंसी बीजेपी, देखिए रिपोर्ट। बिहार में एसआईआर को लेकर शुरू हुए विवाद की गूंज विधानसभा में तीसरे दिन भी सुनाई दी। सदन के अंदर और बाहर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के विधायक तीसरे दिन भी काले कपड़े पहनकर पहुंचे, मतदाता सत्यापन के मसले पर प्रदर्शन किया। काले लिबास में आए विधायक विधानसभा के गेट पर ही बैठ गए। इस दौरान उनके हाथ में पोस्टर नजर आए। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मतदाता पुनरीक्षण पर अपनी बात रखी। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, न कि नागरिकता साबित करना। इस दौरान सदन में एसआईआर वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की गई। विधानसभा में जब तेजस्वी यादव बोल रहे थे तो उस समय आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की एक टिप्पणी पर बीजेपी और जेडीयू विधायकों और मंत्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी शामिल थे। विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव इस पर नाराज हो गए और उन्होंने डिप्टी सीएम की तरफ संकेत करते हुए गुस्से में कहा, निर्णय आप करेंगे या हम करेंगे? पहले बैठिए आप मंत्री महोदय। आप हंगामा करना चाहते हैं उप मुख्यमंत्री होकर? कह रहा हूँ बैठिए आप पहले बैठिए। सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं। इसके बाद सत्ता पक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। बाद में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने कहा कि लगभग 55 लाख मतदाता नहीं है। बिहार में उल्टा हो रहा है। पहले वोटर सरकार चुनते थे, अब सरकार वोटर्स को चुन रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मुद्दे पर विपक्ष को जेडीयू का भी साथ मिल गया है। जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। जेडीयू सांसद ने कहा, चुनाव आयोग को कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। ये ना तो बिहार का इतिहास जानता है और ना ही भूगोल। एसआईआर हम पर जबरदस्ती थोपा गया है। इसके लिए कम से कम 6 महीने का समय दिया जाना चाहिए था। इसके अलावा जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव ने भी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के प्रोसेस और टाइमिंग पर सवाल उठाए। डॉक्टर संजीव ने दावा किया कि उनके क्षेत्र में वोटर लिस्ट से जेन्युइन वोटरों का नाम कट रहा है। डेथ वालों के साथ प्रवासी लोगों का नाम भी हट रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जिनकी डेथ हो गई है, जो घुसपैठी हैं, उनका नाम हटा दीजिए, लेकिन जो जेन्युइन है उसे हटाने का कौन सा राइट है इलेक्शन कमीशन को? अब विपक्ष के साथ साथ जेडीयू के नेता भी इस प्रक्रिया को गलत ठहरा रहे हैं। ऐसे में सरकार की मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। बीजेपी कई मुद्दों पर घिरी हुई है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी लगातार दावा कर रहे हैं कि उनके दबाव में ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ था। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला किया है। साथ ही मोदी सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनावों में धांधली की बात दोहराई है। साथ ही केंद्र सरकार पर हमला भी बोला है और कई मुद्दों पर सवाल भी खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये सच्चाई है। महाराष्ट्र में कैसे मैच फिक्सिंग हुई, हमने सबको दिखाया। कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की जांच की, वहां बड़े पैमाने पर वोट चोरी मिली, जल्द जनता के सामने लाएंगे। बिहार में एसआईआर के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक भाई बहनों के वोट चुराए जा रहे हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। इंडिया गठबंधन जन अधिकार की लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ेगा। राहुल ने आगे अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत पाकिस्तान शांति वार्ता के दावों पर भी सवाल किया। राहुल ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी क्या बयान देंगे। ये कि ट्रंप ने सीज फायर करवाया, वो ऐसा बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सच्चाई है कि ट्रंप ने सीज फायर करवाया है। ये बात पूरी दुनिया जानती है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट? प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सच्चाई है, छुप नहीं सकते। अब राहुल के इस हमले पर बीजेपी या पीएम मोदी की तरफ से क्या पलटवार आता है, ये तो देखने वाली बात होगी।
मोदी सरकार की नीतियां सवालों में हैं, तो सवाल जस्टिस वर्मा पर शुरू हुई महाभियोग की प्रक्रिया पर भी उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इन हाउस इंक्वायरी के आधार पर यह प्रक्रिया शुरू हुई थी और अब कोर्ट की जांच कमेटी पर ही सवाल उठ गए हैं। इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखेंगे रिपोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर मिले कैश का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और अब सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई के लिए राजी भी हो गया है। लेकिन इसके साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने याचिका पर सुनवाई के मामले से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो मामले की सुनवाई के लिए तैयार है। जस्टिस वर्मा मामले में बात रखते हुए मुख्य न्यायाधीश गवई ने सीनियर वकील कपिल सिब्बल से कहा कि मेरे लिए इस मामले को उठाना संभव नहीं होगा क्योंकि मैं भी समिति का हिस्सा था। हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। मुझे एक पीठ का गठन करना होगा। वहीं उस समिति की बात करें तो उसमें जस्टिस गवई के अलावा न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति जय मौल्या बागची शामिल थे। वहीं सिब्बल ने इस मामले को लेकर कहा कि यथाशीघ्र सूचीबद्ध करते हुए इस पर सुनवाई की जानी चाहिए। सिब्बल के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने ये विशेष बेंच के गठन के आदेश दिए हैं, जिसके बाद मामले की तारीख तय की जाएगी। दरअसल 19 जुलाई को जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने की अपील की थी। रिपोर्ट में घर में कैश मिलने के मामले में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया है। वहीं दूसरी तरफ संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही भी शुरू हो गई है। जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए 152 सांसदों ने 21 जुलाई को लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा। राज्यसभा में 50 से ज्यादा सांसदों ने इस प्रस्ताव पर साइन किए हैं। यानी जस्टिस वर्मा की मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जस्टिस वर्मा का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो ब्लैक मनी का मामला जहां था वहीं बना हुआ है। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी दावा करती थी कि सरकार बनी तो देश के बाहर गई ब्लैक मनी को वापस लाया जाएगा। अब जब लोकसभा में सवाल पूछा गया कि 10 साल में कितनी ब्लैक मनी पकड़ी गई है, तो सरकार की पोल खुल गई। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2014 में सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने काला धन वापस लाने का वादा किया था। 15-15 लाख हर किसी के खाते में डालने का वादा किया था। लेकिन सरकार के ये दावे और वादे हवा हवाई साबित हुए। और तो और सरकार तो अब काले धन का नाम तक नहीं लेती, लेकिन विपक्ष इसे नहीं भूला है, न सरकार को भूलने दे रहा है। अब एक बार फिर विपक्ष ने संसद में काले धन का मामला उठा दिया। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने पूछा कि क्या स्विस बैंकों में जमा भारतीय संपत्ति 3 गुना से अधिक बढ़ गई है। सांसद जावेद अली खान की तरफ से राज्यसभा में काले धन से जुड़े कई सवाल पूछे गए। क्या स्विस नेशनल बैंक के अनुसार 2024 में स्विस बैंकों में जमा भारतीय धन 3 गुना से अधिक बढ़कर 3.5 बिलियन स्विस फ्रैंक यानी करीब 37,600 करोड़ रुपए हो गया है, जो 2021 के बाद का उच्चतम स्तर है। साथ ही ये भी पूछा गया कि 2022, 2023, 2024 और 2025 के दौरान अब तक विदेशी खातों से वापस लाए गए काले धन का साल के हिसाब से और देश के हिसाब से ब्यौरा क्या है। इस पर सरकार ने बताया कि स्विस नेशनल बैंक यानी SNB के आंकड़ों पर आधारित कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जिक्र किया गया है कि स्विस बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा की गई धनराशि 2024 में पिछले साल की तुलना में बढ़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी उल्लेख किया गया कि स्विस अधिकारियों के अनुसार SNB के आंकड़ों में अन्य बातों के साथ साथ ग्राहकों की जमा राशि, अन्य देनदारियों के साथ साथ बैंकों के देय राशि भी शामिल है। स्विस अधिकारियों ने बताया कि SNB के सालाना बैंकिंग आंकड़ों का उपयोग स्विट्जरलैंड में भारतीय नागरिकों की जमा राशि के विश्लेषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए। स्विट्जरलैंड 2018 से ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क के तहत भारतीय लोगों के बारे में सालाना वित्तीय जानकारी उपलब्ध करा रहा है। भारतीय अधिकारियों को पहला डेटा ट्रांसमिशन सितंबर 2019 में हुआ था और तब से ये लगातार जारी है। इसके अलावा भारत 100 से अधिक विदेशी कर क्षेत्रकारियों से विदेशी संपत्ति और आय के बारे में जानकारी हासिल करता है। ब्लैक मनी के मामले को लेकर तो मोदी सरकार सवालों में बनी ही हुई है। इस बीच सवाल पाकिस्तान की कोशिशों पर भी उठ रहे हैं। पाकिस्तान को जब UNSC का अध्यक्ष बनाया गया था, तभी साफ हो गया था कि वो कश्मीर के मुद्दे पर जरूर कुछ ना कुछ साजिश रचेगा, और ऐसा हुआ भी। लेकिन पाकिस्तान को भारत ने जमकर सुना दिया। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान को जैसे ही 1 महीने के लिए UNSC की अध्यक्षता मिली, ये तय माना जा रहा था कि इस दौरान वो भारत के खिलाफ कोई साजिश जरूर रचेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। पाकिस्तान ने पहले तो विश्व में लंबित मुद्दों पर बैठक बुलाई। इस दौरान उन सभी क्षेत्रों पर चर्चा होनी थी जहां लंबे वक्त से शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में यह भी तय माना जा रहा था कि इस दौरान पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा भी जरूर उठाएगा, और जब पाकिस्तान ने ऐसा किया तो मानो भारत भी बस इंतजार में ही था। भारत ने भी उसे करारा जवाब दे दिया। पाकिस्तान की तरफ से बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी PM इशाक डार ने जम्मू कश्मीर के साथ ही सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया।
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद है। इसका अंतिम समाधान संबंधित सुरक्षा परिषद प्रस्तावों और कश्मीरी जनता की इच्छा के मुताबिक होना चाहिए। भारत की तरफ से किए जा रहे सजावटी उपाय आत्मनिर्णय के मौलिक और अटूट अधिकार की जगह नहीं ले सकते, जिस पर भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि उन देशों को गंभीर कीमत चुकानी चाहिए जो सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अच्छे पड़ोसी की भावना का उल्लंघन करते हैं। 1960 की सिंधु जल संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से अपना समर्थन देना नहीं छोड़ देता। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्पष्ट अंतर है। एक तरफ भारत है जो एक परिपक्व लोकतंत्र, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और समावेशी समाज है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो कट्टरता, आतंकवाद और IMF से बार बार कर्ज लेने में डूबा हुआ है। यानी पाकिस्तान अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस गया और अब उसकी भारी फजीहत हो रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में रिवीजन को लेकर के नीतीश सरकार खुद ही मुसीबत में फंस गई है। एक और जहां पर SIR का खुलकर बीजेपी समर्थन कर रही है, तो वहीं पर उन्हीं के पार्टी के सांसद ने उसको भला बुरा कहा और कहा कि इसमें काफ़ी खामियां हैं और चुनाव आयोग को तो कुछ पता ही नहीं है। सही कहा भाई, खिलौना तो खिलौना होता है, उसको तो कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि वो तो सिर्फ भरी हुई चाबी से ही चलता है ना। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।